नमस्ते दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला पर आपका स्वागत है। 10वीं की परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी हैं, तो सामान्य ज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे ये चैप्टर 5वां होगा, खनिज और संसाधन। ठीक है, खनिज और संसाधन देखेंगे। खनिज संसाधन क्या होते हैं हमारे, तो उनके बारे में देखते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में आप देखें तो चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, इधर देखें गौर से आप, तो चीज़ें समझ में आएंगी आपके। एक एक चीज़ आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान और इज्जत के साथ, ठीक है भाई, आप बच्चे हो तो आपके लिए बड़े सम्मान सूचक शब्द यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती इसको, बच्चों को पीटना डांटना नहीं चाहती है ना। और तो और 10वीं तक बच्चे को पास करना अनिवार्य भी है। चलिए, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन इंग्लिश में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। तो खनिजों को हम दो प्रकार के बांट सकते हैं, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। संसाधनों को दो प्रकार से बांटा हमने, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन, खनिजों को बांटे, खनिज और खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, खनिजों में कौन कौन से खनिज रहेंगे, ठीक है, खनिजों को संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे। वहीं ऊर्जा संरक्षण में देखें तो ऊर्जा रहेगा आपका ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। मतलब संसाधन क्या है, ठीक है, कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण, फिर उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ होती हैं। खनिज संसाधन देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, धात्विक जिनमें लौह के तत्व पाए जाते हैं, अधात्विक जिनमें लौह के तत्व नहीं पाए जाते। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे संसाधन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे संसाधन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से देखिए तांबा, ठीक है, ऐसा निकलता नहीं लेकिन बाद में इसको ऐसा पिघला के बना दिया गया है। पीतल, कांसा, जस्ता, संगमरमर, कोबाल्ट, प्लेटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम, सीसा, ये सभी क्या है आपके, ये क्या है आपके खनिज हैं ना, खनिज हैं। सोना चांदी ये भी तो खनिज ही हैं, जितना भी ये भी खनिज ही है। पेन भी है ना, कहीं से तो खोद के निकाला गया हो, इसकी रॉ मटेरियल को निकाला गया हो, कच्ची धातु निकाला गया हो, तब जाके ये बना है पेन। देखें आगे, ठीक है, खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण और प्राप्ति स्थल। खनिज दो शब्दों खन और जा की संधि से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है खान से उत्पन्न होना। खान क्या होती है, जमीन में गड्ढा खोदते जाइए और वहाँ पर जाके ऐसे खनिज आपको मिलेंगे, ठीक है ना, वहाँ मिलेंगे। प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित संरचना होती है वो खनिज कहलाता है। प्राकृतिक रूप से, ठीक है, विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित संरचना होती है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका खनिज। अयस्क देखें, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैसे सेल जिनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लाभपूर्वक प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, खनिज दो शब्दों खन और जा की संधि से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खान से उत्पन्न। प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित संरचना होती है वो आपको क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। अयस्क देखेंगे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सेल जिनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लाभपूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अयस्क कहलाते हैं। चलिए आगे देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए। खनिजों का वर्गीकरण देखें आप तो पाएंगे
खनिज दो शब्द हो, अच्छा ये चेंज नहीं हुआ। खनिजों का वर्गीकरण, खनिज वह भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खोदकर जमीन से निकाला जाता है। खनिज क्या है? जमीन से खोदे जाते हैं, जमीन से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। कुछ विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से वर्गीकरण के तत्व हो सकते हैं? धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक में देखेंगे वह खनिज जिनमें धातु प्राप्त होती है, ठीक है, धातु प्राप्त होती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का उद्भव होता है में पाए जाते हैं। अब देखो चट्टान की बात कर रहा है ये। चट्टान होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, है ना, ये चट्टानें होती हैं, लिखाएंगे आपको। उनमें पठार नुमा एक शैली होती है, ठीक है। पठार कैसा होता है? समतल क्षेत्र होता है ऊपर से, उसकी जब खुदाई की जाती है तब जाके ये धात्विक खनिज निकलते हैं और ये सब धातु में ही आते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जस्ता, स्टील, ये सभी क्या है? ये धात्विक खनिज हैं। कैसे हैं? धात्विक खनिज हैं। यहाँ देखें, जैसे लौह, जिसमें लोहे का अंश हो, लौह कहलाता है वो। जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, इन सब में लोह के तत्व पाए जाएंगे, तो ये कौन सा? लोह हो जाएगा। अलौह, जिसमें लोहे का अंश ना होता हो, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, इसमें लोहे के तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए तांबे और इनमें जंग नहीं लगता है, इनमें जंग नहीं लगता है, यही कारण है। तो तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड ये अलौह हैं। और ये कैसे हैं? आधि बहुमूल्य खनिज भी हैं। इनके अलावा भी आधि बहुमूल्य खनिज भी हैं। जैसे यहाँ देखें, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये कैसे हैं? बहुमूल्य हैं, ठीक है। इनमें भी लोह के तत्व नहीं पाए जाते। लेकिन शुद्ध रूप से प्योर सोना मार्केट में आ जाता है खानों से, लेकिन जब आपके आभूषण बनते हैं तो वह शुद्ध रूप से नहीं होते हैं, वह कैसे होते हैं? उनमें मिलावट की जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। अधात्विक, धात्विक पढ़ लिए। अधात्विक, धात्विक में लोहा आता है और लोह में अलोह होते हैं, लोह वाले होते हैं, ठीक है। अधात्विक में देखो वैसे खनिज जिसमें धातुओं के अंश ना हो, जिसमें धातुओं के अंश ना हो, जिसमें धातु ही ना हो, ठीक है, धातु ही ना हो, तो वो कैसे कहलाते हैं? अभ्रक है, नमक है, पोटास है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, ये कैसे हैं? इनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। जैसे अभ्रक है, नमक है, घोलकर आप चूर्ण बना सकती हो ना, लेकिन उनका चूर्ण बनाना बड़ा मुश्किल है धातुओं का, है ना। आगे देखें, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा वैसे खनिज जिसमें ऊर्जा की आपूर्ति होती है, जहाँ से ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये सभी क्या है? ऊर्जा, कोयला, ऊर्जा खनिजों के उदाहरण हैं। देखें आगे, खनिजों के प्राप्ति स्थल। खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ना, खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? आग्नेय कायांतरित से जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा मिलता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, कौन सी? रूपांतरित और अवसादी। कभी कभी जुबान भी लड़क जाती है ना बोलते बोलते, अभ्यास बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ, अब तक हमारा ऑफलाइन का सिस्टम रहा है पढ़ाने का, तो ऑनलाइन पे आने में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं आपके लिए, है ना, सारा सेटिंग करना पड़ता है। और आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो पढ़िए, अच्छा लगता है पढ़ के आप अपने भविष्य को निर्माण कर लेंगे, कभी तो याद करोगे कहीं ना कहीं ना, मिलेंगे एक दिन, ठीक है। आगे, अवसादी चट्टानों की परतों में कोयला, पोटास, सोडियम, नमक पाया जाता है, ठीक है, अवसादी में। आग्नेय में जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, जो ठोस होता है बिल्कुल आग्नेय में पाया जाएगा, और जिनमें थोड़ी सी परतें होती हैं, कोयले में तो परतें निकल जाती हैं, छीलोगे तो उसे टूट जाता है। पोटास है, सोडियम है, नमक है। धरातलीय चट्टानों से अपघटन से, धरातल की जो चट्टान है उनके अपघटन से
जलोढ़ जमाव प्लेसर निक्षेप के रूप में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम, महासागरीय जल, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सब मिलता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा, पेपर में आएगा। खनिजों की प्राप्ति स्थल क्या क्या है, कहाँ कहाँ से खनिज मिलते हैं, तो आप बताइए। खनिज जितने भी हैं वह चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, कौन सी? आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ देखिए, खनन पृथ्वी के गर्भ से धातुएं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? सब धरती से मिल रही हैं, सब जमीन से मिल रही हैं। भूमि के गर्भगृह में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। ठीक है, छिपी हुई हैं। यह एक जोखिम वाला उद्योग है, बहुत जोखिम वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें संसाधनों को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर जाना पड़ता है। इस दौरान खानों में जहरीली गैसों के रिसाव, आग लगना, खदानों में पानी भरने या खदान की छत में धंसने के कारण जान माल की हानि की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, आप लोग बड़े प्यार से बिजली में बैठकर ये मोबाइल की वीडियो देख रहे हो ना, तो ये बिजली कहाँ से आती है? ये बिजली कोयला के उत्पादन द्वारा होती है ना। ये बिजली पानी के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ये बिजली आपकी हो सकती है कि ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा बन रही हो, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा बन रही हो ना। परंतु जिसको ये खदानों से ये सारा मटेरियल निकाला जाता है, उन लोगों की हालत देखिए, पता नहीं कब मौत आ जाए, इतने दुखी रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं ना। उसके साथ साथ उन्हें सांस संबंधी कैंसर, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तब जाके आपके पास एक सुंदर सी जो चीज़ें हैं, बिजली या अन्य धातुएं हैं, अन्य सोने के, खाने के, पीने के सामान जो हैं आपको मिल रहे हैं, ये सभी क्या हैं? खानों से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो, ये खान का काम हो रहा है। खान क्या होती है? यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस खान को यहाँ से तोड़ तोड़ के ये जेसीबी निकाल रही है, लेकिन जहाँ जेसीबी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर क्या है? अंदर जो मनुष्य होते हैं, मानवों द्वारा खादान होता है। कभी कभी कोयला वैसे ज्वलनशील है, चिंगारी छूट गई तो पूरी खान में आग लग जाती है और उसके बाद मरना ही होता है, बचने की संभावना नहीं होती है। यहाँ जहरीली गैसें ही पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ देखें, खनिजों का हमारे लिए महत्व। खनिज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? खनिज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, जरा इन पर देखते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। ये देखिए, सुई से लेके कहाँ तक? खनिजों तक आपको ये सारी वहीं से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसकी कैमरे की जो वो है लाइट, और थोड़ी सी एडजस्ट करिए, देख लीजिएगा भाई, है ना, थोड़ी सी समस्या रहती है। क्या समझ में आया? छोटी सी सुई से लेके बड़े जहाज तक की चीज़ें जो सब खनिजों से निकाली जाती हैं, ज़मीन से निकाली जाती है, चाहे वो तांबा हो, जस्ता हो, टिन हो। इमारतें, पुल तक खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि सब खनिजों से ही बनते हैं। हम बता चुके हैं, एक चम्मच से लेके एक हवाई जहाज, सुई से लेके हवाई जहाज। सुई किसकी होती है? स्टील की बनी होती है। और जहाज में भी क्या है? स्टील का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखें, खनिजों के प्राप्ति स्थल पहले पढ़ा चुके हैं, ये अलग से लगा दिया है। जिंक, शीशा कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको।।। आगे देखिए, खनिजों के प्राप्ति स्थल, पहले पढ़ा चुके हैं, ये अलग से लगा दिया है। जिंक, शीशा कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको। आगे देखिए, खनिजों के प्राप्ति स्थल, पहले पढ़ा चुके हैं, ये अलग से लगा दिया है। जिंक, शीशा कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको। आगे देखिए,
आग्नेय और कायंत चट्टानों खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोह मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। आग्नेय और कायंत चट्टानों से खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोह में मिलते हैं। ठीक है, दरार क्या होती है? सूरज की रोशनी पड़ती है, चट्टानें फैलती हैं, जाड़ों में सिकुड़ती हैं, बारिश आती है, दरार पड़ती है, उसमें पानी भर जाता है, फिर इन्हीं दरारों में ये बेटा चीज़ें मिलती हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे से भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं, तब ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। अच्छा, जब नीचे क्या है? पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी गर्म है, नीचे से प्रेशर लगता है तो ऊपर आकर ये क्या है? मान लो ये ऐसे है और ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ऊपर आके ठंडे जमा हो जाते हैं, ये चट्टानों का निर्माण हो जाता है। यहीं से तो खनिज मिलते हैं। ठीक है, मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसके उदाहरण हैं, आदि इसके उदाहरण हैं। यह देखें, भूगर्भ शास्त्री वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति, उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। खनिज के प्रकार बता चुके हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, इनके बारे में बता चुके हैं आपको। आगे देखिए, धात्विक खनिज वे खनिज में धातु का अंश अधिक होता है। 3 प्रकार के होते हैं। लौह जिसमें लोहे का अंश होता है, लौहस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। अलौह जिसमें लोहे का अंश ना हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, पहले ही बता चुके हैं, एक्स्ट्रा आपको लिखा दिया है आपको ना। आगे देखें तो पाएंगे आप लौह खनिज, जिन खनिजों में लौह अंश होता है वह लौह जैसे मैग्नीज। ठीक है, अलौह जो लौह आधारभूत खनिज है, अर्थात औद्योगिक विकास की रीढ़ है। कौन सा? लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन हैं। ठीक है, भारत उच्च कोटि के लौह अंश युक्त लौह अयस्क में धनी है। ठीक है, स्टील उत्पादन में अपना भारत जो है नंबर 1 नंबर 2 रहता हमेशा, जापान के बाद, है ना। या तो जापान नंबर 1 रहेगा तो 2 हम रहेंगे, अगर हम नंबर 1 है तो नंबर 2 जापान रहेगा। मैग्नेटाइट देखिए, उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लौह के अंश होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये देखिए। आगे देखें तो पाएंगे आप मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट देखिए, उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा जिसमें 50 से 60% लौह अंश होते हैं। ये दूसरे प्रकार का है ना, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। भारत में लौह की पेटियाँ उड़ीसा, झारखंड पेटी, महाराष्ट्र में गोवा पेटी, बेलाली, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकर पेटी और दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, ये सभी क्या हैं? यहाँ से लोहे के क्या है? खनिज के संसाधन प्राप्त होते हैं। आगे देखें, मैग्नीज। मैग्नीज देखें, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, मतलब स्टील के निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में भी किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। बात समझ में आ रही है? अलौह खनिज। अलौह खनिज देखें, इसमें लोहा नहीं होता है ना, इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। यद्यपि खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे चलें। लौह अलौह खनिज में अंतर। लौह खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट होते हैं। अलौह जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है, तांबा, जीसा, जस्ता होता है। ठीक है जी। तांबा देखिए, ठीक है, धातुवर्ध, ठीक है, धातुवर्ध तन्य ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तन्य होता है, तन जाता है। ठीक है, और ताप सुचालक होता है। ताप का क्या है? सुचालक है, ताप सहन कर लेता है ना। दूसरा, मध्य प्रदेश की
बालाघाट खादों में देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न होता है बालाघाट से। ठीक है, आगे चलें। यहाँ देखें बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। बॉक्साइट कहाँ से होता है? एल्युमिनियम की जो बॉक्साइट होती है उन चट्टानों से होता है। ठीक है, बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों से विघटन से होता है, मतलब टूटने से होता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। एल्युमिनियम हल्का होता है, अत्यधिक सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातव, ठीक है, इसमें क्या है, घातव भी पाई जाती है ना, घातव दर पाई जाती है, ये कह लो आप। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, महकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। कभी कभी इसके सामने, बोर्ड के सामने रहते हुए शब्द हमसे क्या है दिखाई नहीं देते हैं, छूट जाते हैं, तो बेटा उनके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे प्रयास कर रहे हैं पूरी चीज़ आपको दी जाएगी। अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना, पत्थर, संगमरमर, इनमें क्या है, धातु का अंश नहीं होते हैं। अभ्रक प्लेटों परतों के रूप में पाया जाता है। प्लेटों परतों के रूप में, मान लो जहाँ पाया जाएगा वो ऐसे प्लेट होंगी वहाँ पर, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा जहाँ परत होंगी। अभ्रक के निक्षेपण के प्रमुख क्षेत्र हैं छोटा नागपुर पठार, उत्तरी पठारी किनारों पर, बिहार झारखंड की कोडरमा या हजारीबाग पेटी, राजस्थान अजमेर के पास, और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर पेटी में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों से पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है, क्या, चूना पत्थर, ठीक है, और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए भी कार्य करता है, अनिवार्य है। चूना पत्थर क्या है, जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है वही चूना पत्थर का काम अधिक होता है ना, ज़्यादा काम में आता है। खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? ठीक है, इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। कोई खनन में कोई आदमी लग रहा है, अंदर खोद रहा है, खोदते खोदते बहुत सारी जहरीली गैस निकल आती है, धुआं निकल आता है, धूल निकल आती है, उससे क्या समस्या रहती है। ठीक है, तो देखें इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल, हानिकारक धुएं में सांस लेना पड़ता है। श्रमिकों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। खादानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार तो खादानों की छत गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि खनिज हमारे लिए उद्योग और कृषि के आधार हैं। ठीक है, नवीकरणीय योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा से पैदा नहीं होंगे, एक बार आपने नष्ट कर दिए कर दिए। निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। ठीक है, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बहुत तेज़ी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना हमें चाहिए। ठीक है, ये आज थोड़ा सा जल्दी कर देंगे। ठीक है, लंबा वीडियो नहीं जाएगा। आप बताइएगा क्वालिटी में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर हम दोबारा से बेहतरीन क्वालिटी वाली चीज़ें आपको देंगे। खनिज संसाधनों को संरक्षण के उपाय। खनिज संसाधनों को संरक्षण कैसे कर सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं, उन्हें आपको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, देखें। खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो। ठीक है, जब हम इनको खनिज कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तब पदार्थ की बर्बादी कम हो। जहाँ तक कि संभव हो प्लास्टिक प्रमाणित और लकड़ी का प्रयोग करें। ठीक है, प्रयोग करें। खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय हो, कम खर्चा हो।
रद्दी पुराने माल का पुनः प्रयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण पुनः उपयोग करना चाहिए। नियोजित सतत पोषित तरीके से उपयोग करें। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिज व अन्य विकल्प ढूंढना, जैसे कि CNG। ठीक है, अब देखो इनकी अलग अलग बात देखेंगे। पहले बोला है खनन परिष्करण के दौरान पदार्थों की बर्बादी कम हो। बिल्कुल सही बात है। जब आप खनन कर रहे हैं तो फालतू ये मत सोचो बहुत सारा कोयला मिल गया तो ऐसे ही उल्टा सीधा तोड़ने लगा, चूरन बना रहे हैं, या फिर कहीं ऐसे ही आग लग गई, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक और लकड़ी का ज़्यादातर प्रयोग करें। हर चीज़ को जरूरी नहीं कोयला ही आ जाए, हो सकता है तो आप लकड़ी का प्रयोग करें, लकड़ी से काम बन सकता है। तो ठीक है, आगे देखें। रद्दी पुराने माल का प्रयोग करें। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके घर में पुराना सामान है उसका यूज करके आप कर सकते हैं तो फालतू की चीज़ें क्यों। ठीक है। कुछ लोग देखे कि 1 साल में मोटरसाइकिल चलाएंगे, नई मोटरसाइकिल लेने चले जाएंगे, बोले नहीं चलाएंगे, शौक है। अरे भाई वो पुरानी चल सकती है ना। आप संसाधनों का सदुपयोग कीजिए, औरों को लिए छोड़िए। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनर्चक्रण करें। नियोजित पोषक तरीके से उपयोग करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। आगे चलें। यहाँ पर ऊर्जा संसाधन, खाना पकाने में रोशनी ताप के लिए गाड़ियों संचालन, उद्योगों की मशीनों के लिए संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, खाना पकाने में रोशनी, ठीक है, उजाला करने में आपको क्या है, हमें क्या है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है आपके ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है। हम पहले पढ़ाए थे ना आपको संसाधनों के प्रकार, तो वहाँ बताए थे परंपरागत स्रोत मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, पहले से ही हमारे पूर्वज वही यूज कर रहे थे, आज भी हम यूज करना चाह रहे हैं। लकड़ी से खाना बनता था, कंडों से, उपलों से, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, दोनों जल विद्युत, ताप विद्युत। ठीक है, ये परंपरागत है। गैर परंपरागत क्या है, अब तो भाई सूरज से भी लाइट जला रहे हैं, हवा से भी बिजली बना रहे हैं, ज्वारी से भी बिजली बना रहे हैं, भूतापीय यूज जो ऊर्जा उससे भी बिजली बना रहे हैं। इन चीज़ों से क्या है, चीज़ों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। ठीक है, कर लीजिएगा नोट भाई, जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखें तो आप पाएंगे कोयला, पहला है कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। देश के लिए अगर ऊर्जा के लिए कोई चीज़ अगर भंडार है तो हमारे यहाँ तो वो कोयला है ना। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों, घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले पर निर्भर है। संपीड़ित की मात्रा, गहराई, समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है ना। ये कोयला जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम कहाँ से ऊर्जा के लिए संचार करेंगे, कहाँ से गाड़ियाँ चलाएंगे, कहाँ से ऊर्जा मिलेगी। तो उसके लिए भारत सरकार भी अपनी योजना जमाए बैठी है। देखो आगे देखिए, कोयला 3 प्रकार का होता है। कौन सा, लिग्नाइट कोयला, यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। भूरा कोयला होता है, ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है, इसमें नमी ज़्यादा होती है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु, नवेली में मिलते हैं, विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, गहराई में दबे अधिक तापमान से प्रभावित कोयले का बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। जैसे लोहे से आपको कोई भी एक ढांचा बनाना है तो कोयले को जलाकर उसकी भट्टी को गर्म किया जाता है, तब ये जो लोहा है वो एकदम तरल पदार्थ बन जाता है ना। ठीक है, तो उसके लिए बिटुमिनस कोयला की जरूरत पड़ती है। एंथ्रेसाइट कोयला होता है बेटा, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है भारत में। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है जो कि लद्दाख के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, भारत में कोयला
भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान भी होती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोदावरी, महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी और घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। नदी घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो जब भारत बना था कैसे भौतिक रूप से, आप देखें ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, ये ऐसा था। ऊपर था बेटा आपका ये वाला, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। और ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ठीक है, इंडियन प्लेट है। जब ये प्लेट ऊपर की ओर खिसक रही है, खिसकी थी या खिसक रही है, अब भी खिसकती है ना, खिसक रही है थोड़ी थोड़ी, और उधर से आए, उधर से ये आए, ये प्लेट आई, दोनों में टकराव हुआ, तब जाके हिमालय जैसे बड़े पर्वत का निर्माण हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं नीचे वाले प्रायद्वीपीय भारत को गोंडवाना। ठीक है, कौन सा? गोंडवाना हिस्सा। और ये वाला है अंगारालैंड। ठीक है, बात समझ में आई? गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन में प्रयोग किया जाता है। गोंडवाना जो धातु शोधन कोयला है, प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, ये बता दिया आपको। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, आज थोड़ा सा मूड ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बना लीजिएगा, है ना। जब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे उसमें भी इसकी चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम देखें, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। पेट्रोलियम खनिज तेल, यह ताप का प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को इसलिए अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेष, वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है। मुंबई हाई एक द्वीप है, वहाँ पर एक मुंबई हाई पेट्रोलियम शोधन केंद्र है। 18% गुजरात से और 13% असम से। ठीक है, तो मुंबई, गुजरात और आपका असम, ये तेल शोधन में तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं ना, तीसरे नंबर पे आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखें, प्राकृतिक गैस, इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रोलियम रसायन उद्योग एक साथ औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस को। ठीक है जी। आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, धुआं धक्कड़ नहीं होता है, वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहलाता है। कृष्णा गोदावरी नदी में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। बिजली देखिए, विद्युत। ठीक है, बिजली देखिए, विद्युत दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है? विद्युत दो प्रकार के उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न होता है। बहुत तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना। ये सभी क्या है, हाइड्रो प्लांट हैं, जहाँ से पानी के द्वारा, पानी को क्या है, इतने हमने बताया था ना, जैसे ये नदी है, ये बह रही है, यहाँ बांध लगा दिया तो यहाँ जल भर गया, और यहाँ से एक गेट बना देते हैं और यहाँ लगाते हैं टरबाइन, तो बहुत तेज प्रेशर से पानी आता है, तो पंखा घूमता है और जनरेटर घूम जाता है, पानी बिजली बन जाती है। ठीक है ना।
आगे चलें, ताप विद्युत। ताप विद्युत देखें, ताप विद्युत क्या होती है? ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ताप विद्युत। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मीय ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है, ताप विद्युत। ठीक है, आगे चलें तो आप पाएंगे तापीय जल विद्युत ऊर्जा में अंतर। तापीय विद्युत, ठीक है, यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है, जबकि जल विद्युत ऊर्जा जो है, जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन से चलाने से होता है। यह प्रदूषण युक्त है, इसमें प्रदूषण होता है तापीय, क्योंकि कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, लेकिन जल वाली जो है इसमें प्रदूषण नहीं होगा। अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब अब नया नहीं हो सकता, एक बार खर्च हो गया तो हो गया, लेकिन ये कैसा है? स्थायी स्रोत है, हमेशा पानी रहेगा, जब तक हम जिएंगे जब तक पानी रहेगा, चाहे वो पीने योग्य हो चाहे ना हो, ये बात अलग है। ठीक है, भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत के केंद्र हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना, ऐसे लिख सकते हो। देखिए, ताप विद्युत ऊर्जा जो केंद्र हैं, तलचर, पांकी, नामरूप, उड़न, नवेली, ये सभी हैं। वहीं भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी, पोपली, ये सभी क्या हैं? जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। यहाँ देखें, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन या साधन। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। परमाणु आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने में प्राप्त की जाती है। ठीक है, जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है जो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है, मतलब बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए आप, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ठीक है, तो यूरेनियम, थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये यूरेनियम ऊर्जा होती है। आप इतने से यूरेनियम से आप कई दिनों तक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। ठीक है, चलिए देखिए, दर्शन कीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी होती है। ठीक है, इनमें चिमनियों में यहाँ यूरेनियम जलाया जाता है, उसका विखंडन किया जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। आणविक शक्ति अणु के विखंडन से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियर फ्यूजन देखें। फ्यूजन देखिए, पहले आपका ये एक ही है ना, क्या है? आपका न्यूट्रॉन अकेला है, उसके बाद जैसे इसका विखंडन होता है तो बहुत सारे प्रोटॉन बन जाते हैं, उन प्रोटॉनों से और प्रोटॉन बनते हैं और कुछ समय बाद एकदम एनर्जी रिलीज होती है, फिर अलग अलग न्यूट्रॉन जाते हैं, तो एक न्यूट्रॉन पर कितने कितने प्रोटॉन बन रहे होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं ना, चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें, आणविक खनिज कौन कौन से होते हैं? ठीक है, टर्बोनाइट, मोनोजाइट, ऑटोनाइट, ये सारे क्या हैं? उदाहरण हैं किसके? इनके ही। ठीक है, आणविक जो खनिज हैं बेटा, ये जो खनिज हैं आप देखिए, टर्बोनाइट, मोनोजाइट, ऑटोनाइट, ठीक है, यूरेनिसाइट, ये जेपेटाइट, ये मेट्रोनाइट और यूरेनाइट, ठीक है, कार्बोनाइट। ठीक है, इस तरीके के हैं। इनके नाम भी अजीब हैं, मैं भी थोड़ा सा शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा हूँ उनका। ठीक है, लेकिन आप लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम है ना, परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आप चाहें तो इनको लिख लीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। क्यों है उज्जवल, है ना?
भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंधीय, तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ। नहीं है तो देखिए, मान लो पृथ्वी हमारी गोल है और बीच में से एक रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके नीचे एक मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। एक कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यही कहलाता है बेटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यही वाला क्षेत्र है जो यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है और इसी कर्क रेखा पर अपना भारत, प्यारा भारत पड़ता है, ठीक है। भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो भारत के हिस्से में गर्मी तो रहेगी, ठीक है। नीचे वाले हिस्से में, ये वाले में तो गर्मी रहेगी, सूर्य ज़्यादा चमकेगा तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये विंड एनर्जी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, हमको सौर ऊर्जा का देखना था, ठीक है। गलत तरीके से फोटो लगा है। यहाँ देखें, पवन ऊर्जा भारत में पवन ऊर्जा फार्म में विशालता पेटी तमिलनाडु में है, नागरकोइल मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है, ठीक है। पवन ऊर्जा क्या है? एक चक्की होती है बहुत बड़ी, और जब वो वायु के थोड़े से वेग से घूमती है तो नीचे टरबाइन घूमने लगता है। नागरकोइल जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, बायोगैस, ठीक है, ऊर्जा जो घास फूस, कृषि, कचरा, जानवर, मानव अवश्य पदार्थों से प्राप्त की जाती है, उसे बायोगैस कहते हैं, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा देखिए, ज्वारी क्या होती है? समुद्र की लहरें एकदम ऊंची उठ जाती हैं और फिर ऊंची उठकर फिर दोबारा से उसी दिशा में जाती हैं। ज्वारी ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। ओशियन फ्लोर, ठीक है, जैसे ये समुद्र की ऐसे बह के जा रहा है और एकदम तेजी से उठती हैं तो ये टरबाइन ऐसे घूमने लगता है। जब घूमने लगता है तो यहाँ से क्या है, जो जनरेटर होता है उसका पंखा घूमता है, उसके पहिए घूमते हैं तो बिजली उत्पादन होता है। ये बिजली घरों तक पहुँचाई जाती है। हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है, अभी जो हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए, तो ये भी कोयला से उत्पादन हो रही है, ठीक है, तभी हमारे पास आ रही है। चलिए आगे देखें। ज्वारी ऊर्जा के उत्पन्न की प्रक्रिया, सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार इसकी सक्रिय खाड़ीनुमा परिवेश द्वारा पानी भीतर भर जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही ये रह जाता है, ठीक है, बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है और इस ऊर्जा उत्पादन टरबाइन को और ले जाता है, ठीक है। एकदम पानी बहुत सारा आया तो बांध में कैद कर लिया तो उसके बाद धीरे धीरे पानी को निकालते हैं और टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है, टरबाइन लगा देते हैं। भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं, भारत में खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में ना। ये मान लो ये हमारा देश है, प्यारा भारत। जब भी मैं भारत का मैप बनाता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने देश का नक्शा, ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ बनाने का। तो ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है नीचे ना, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखो, ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदत दशाएं मिलती है कहाँ पर? एक तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदत दशाएं उपस्थित रहती हैं, ठीक है, उपस्थित रहती हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है।
आगे चलें। भूतापीय ऊर्जा देखिए, भूतापीय मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नीचे पृथ्वी के नीचे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर गर्म पानी निकलता है, इतना गर्म पानी निकलता है सीधा भाप में तब्दील हो जाता है। उस भाप को हम यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं और उस भाप को यहाँ छोड़ देते हैं और उस प्रेशर से पंखा घूमता है, उसका पंखा घूमता है, टरबाइन घूमता है, तो ये जनरेटर भी चलता है। वही बैठो, ठीक है, चलता है तो तार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ कूलिंग टावर लगे हुए हैं, चलते रहते हैं। आगे देखें आप तो पाएंगे ऊर्जा का संरक्षण। जरूरत ना होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए जी। ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, हर बात तो मोटरसाइकिल लेके नहीं भगना चाहिए ना। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ। नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कार पूलिंग, ठीक है, कार पूलिंग। आगे चलें, ठीक है जी। तो यहीं तक सारी व्यवस्था थी, खनिज और ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ाए। और आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको बोर करेगा या थोड़ा सा दुखी कर सकता है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की है कि वीडियो कंटिन्यू आती रहे। इस चैप्टर को आगे भविष्य में या आगे और भी चीज़ पढ़ाएंगे तो चर्चा करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, जय हिंद, जय भारत।